हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शंस होती है जहाँ पे जब जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीडो केमिकल रिएक्शंस। सीडो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, जो चीज़ होती नहीं है पर फिर भी हमें दिखाई देती है। सो सीडो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? दीज आर द रिएक्शंस इन विच मोर देन वन स्पीशीज इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज वन। क्या होता है, कभी कभार अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है। यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का मतलब जिस रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी? वन होगी। मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब मॉलिक्यूलरिटी जो है वो वन होगी। जब मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की वन होती है तो उसको हम बोलते हैं वो क्या है? यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है। सो अगर हमारे पास कोई यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है तो सपोज करते हैं कि उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो है वन होती है, बट कभी कभार क्या है कि ऐसी रिएक्शन इसमें जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो दो या दो से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हमें उस रिएक्शन को देख के लगता है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या होगा? टू होगा, बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। हमें देखने में लगता है कि वो जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर टू होगा, बट एक्चुअल में उसका ऑर्डर जो हमें पता चलता है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। सो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सीडो केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और इन रिएक्शंस में क्या होता है, जिसमें मोर देन वन स्पीशीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो हमें लगता है कि ऑर्डर भी उसका क्या होगा? एक से ज़्यादा होगा, बट एक्चुअल में जो ऑर्डर होता है वो वन होता है। सच रिएक्शंस आर नोन एज सीडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस और सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सिंपली सीडो केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होंगी, तो हमें ऐसे लगेगा कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर टू है तो उसका ऑर्डर भी टू आएगा, बट एक्चुअल में जो ऑर्डर होता है वो क्या होगा? वन होगा। एक्चुअल में जो उसका ऑर्डर होता है वो क्या होता है? वन होता है। तो ऐसी रिएक्शंस में हम ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? सीडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस और सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्योंकि हमें देखने में लग रहा था कि ऑर्डर जो है वो टू आएगा, बट ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर आया है, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं। तो उन ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? सीडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन या सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो का मतलब फॉल्स, हमें देखने में कुछ और लग रहा था बट एक्चुअल में रिएक्शन। अब ऐसी रिएक्शंस में इनको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर की लगती हैं, बट एक्चुअल में होती वो फर्स्ट ऑर्डर की हैं। ऐसा क्यों होता है? एज दे इन्वॉल्व सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और अ कैटलिस्ट एज वन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़। क्योंकि क्या होता है कि उसमें एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो कैटलिस्ट की तरह इन्वॉल्व होता है या रिएक्टिंग स्पीशीज़ की तरह इन्वॉल्व होता है। जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट जो ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है और एक होता है सोल्यूट जिसकी कंसनट्रेशन कम सीडो होती है। तो क्या होगा? सीडो केमिकल रिएक्शन में लगता हमें दो है कि दो स्पीशीज़ जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रही हैं, बट उसमें एक जो है वो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट और या एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट जिसका रिएक्टिंग स्पीशीज़ में जिसका कंसनट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं? ज़्यादा कंसनट्रेशन में होते हैं। तो जब रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी तो उनका जो कंसनट्रेशन में डिक्रीज आएगा वो बहुत निग्लिजिबल आएगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी कंसनट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो रेट में इनका इफेक्ट होगा, बट एक्चुअल में होता नहीं है। इसलिए वो रिएक्शन क्या होती है? सीडो केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो हम सपोज करते हैं कि कुछ हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, वो क्या हैं? ए और बी हमारे पास कोई रिएक्टेंट हैं, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम कॉन्स्टेंट के लगाते हैं, और जो रिएक्टेंट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो रिएक्टेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए और बी, और ये जो ब्रैकेट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है उनकी मोलर कंसंट्रेशन। तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट इंटू ए इंटू में बी। लेकिन इनमें से जो एक रिएक्टेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा। तो मतलब हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा तो मतलब उनकी जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो बहुत कम आएगा।
In other words, the concentration of that reactant remains practically constant during the reaction. अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो उस रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है उसका कंसनट्रेशन जो है वो चेंज जो हो रही है वो बिल्कुल क्या होगी, निग्लिजिबल होगी, बहुत ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। तो मतलब उसकी जो कंसनट्रेशन है वो प्रैक्टिकली हम क्या बोलेंगे, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब उसकी क्योंकि उसकी कंसनट्रेशन जो है वो हाई है। फॉर एग्जांपल अगर हम ए जो रिएक्टेंट है उसकी कंसनट्रेशन लेते हैं 0.0 मोलर और बी जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी कंसनट्रेशन लेते हैं 5.50, तो जब ये क्या होगी, रिएक्शन जब प्रोसीड होगी, जब ए जो है प्लस बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो ए की अगर कंसनट्रेशन 0.1 मोलर है और बी की कंसनट्रेशन अगर हमारे पास 5.50 मोलर है, तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी। तो अगर इसकी 0.01 है ऑलरेडी तो इसकी 0 हो जाएगी और इसकी 55.50 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 55.49 मोलर हो जाएगी जब रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसकी कंसनट्रेशन में जो स्मॉल ही चेंज आया है मतलब इसकी कंसनट्रेशन हम कांस्टेंट मान सकते हैं कि चेंज आए ना आए एक ही बराबर है। तो इसलिए हम ये मान रहे थे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट ऑफ द रिएक्शन में वो भी इफेक्ट जो है वो हो रहा है। तो अब इसकी जो कंसनट्रेशन में जो चेंज आया है वो बहुत ज़्यादा क्या आया है, स्मॉल आया है। स्मॉल चेंज इन कंसनट्रेशन हम मानेंगे तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसकी कंसनट्रेशन कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब इसकी कंसनट्रेशन को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन में। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ ए रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन में डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से हम मान रहे थे इसका ऑर्डर 2 आएगा बट इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया है, 1 आया है। तो रेट इज इक्वल टू के नॉट ए बी, के नॉट यहाँ पे क्या है, के नॉट इज इक्वल टू के ए बी। के जो कांस्टेंट था और बी की अब बी की कंसंट्रेशन भी जो है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगी। दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाएंगे जो के नॉट आएगा, जिसके ऊपर जो रेट है वो डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम मान रहे थे जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी कि इसका रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 आएगा, ए रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा और बी रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा। बट एक्चुअल में जब हमने देखा बी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन हम अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट मानते हैं, जिसकी वजह से ये रेट ऑफ द रिएक्शन को कोई इफेक्ट नहीं करती है, कांस्टेंट रहती है। तो ओवरऑल जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो हम रेट ऑफ द स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, जो रिएक्शन है वो बिहेव कर रही है, होनी चाहिए थी, हम मान रहे थे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सो द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और कॉल्ड सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो असल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं थी, हम उसको सेकंड ऑर्डर की मान रहे थे, बट कुछ कंडीशंस की वजह से कंसंट्रेशन जो सॉल्वेंट था, जो सेकंड रिएक्टेंट था, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने ज़्यादा होने की वजह से हम उसको कांस्टेंट मानते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्डर की वो नहीं थी बट हमने उसको फर्स्ट ऑर्डर का माना। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 सब्सटेंसेस व्हेन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। कंसीडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे जब हम इथाइल एसीटेट की, जिसमें जो एक रिएक्टेंट है वो क्या होगा, एक्सेस में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जैसे इथाइल एसीटेट क्या होता है, CH3COO C2H5, यह है इथाइल एसीटेट। CH3CO एसीटेट होता है और C2H5 इथाइल होता है, तो ये बन गया क्या, इथाइल एसीटेट। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वाटर जो है यहाँ पे एक्सेस में है, इसका सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं, तो ये लार्जर कंसंट्रेशन में होगा जब हम इसकी एसिड की प्रेजेंस में, और ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी। जब हम इसको एसिड की प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से CH3COO यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर क्या बना देगी, CH3COOH एसिटिक एसिड, प्लस यहाँ पे C2H5OH लेकर क्या बना देगा, इथनॉल। C2H5OH क्या बनता है, इथनॉल बनता है। अब अगर हम देखें इस रिएक्शन की, अगर हम मॉलिक्यूलरिटी देखें तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है किसी भी रिएक्शन की, कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी तो हमें 2 लग रही है, एज इट इन्वॉल्व्स 2 रिएक्टिंग स्पीशीज नेमली इथाइल एसीटेट एंड वाटर।
हाउएवर जो कंसनट्रेशन है इथाइल एसीटेट की वो रिएक्शन में चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है तो कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज़ करती है, मतलब कंसनट्रेशन जो है वो इथाइल एसीटेट की डिक्रीज़ करेगी, चेंज होगी। बट वाटर जो है जिसमें हमने इथाइल एसीटेट को डिसॉल्व किया है, जो एज अ सॉल्वेंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी जो कंसनट्रेशन होगी वो एक्सेस में होगी, तो वो हम प्रैक्टिकली अनचेंज ही मानेंगे, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो जब वो रिएक्टेंट्स में जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसकी हम क्या मानेंगे, वो निग्लिजिबल चेंज आया उसकी रिएक्शन में, तो कंसंट्रेशन उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से उसका ऑर्डर जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब उसका ऑर्डर हम मान रहे 2 थे कि 2 ऑर्डर आएगा, बट एक्चुअल में आया कितना, 1। किस कंडीशन की वजह से, क्योंकि जो वाटर है, जो सेकंड जो रिएक्टेंट है उसको हमने एक्सेस में लिया है, उसको हम सॉल्वेंट मान रहे हैं। सो अगर पहले रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, के डैश, हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट को के डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों की रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मोलर कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते तो ये आ गया। बट यहाँ पे हमने वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो कोई जो चेंज आएगा, जो डिक्रीज़ होएगा वो निग्लिजिबल होएगा, तो उसको हम माने ना माने एक ही बात है। सो हाइड्रोजन जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, तो जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट इज़ इक्वल टू के कांस्टेंट CH3COO C2H5, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब के जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, के डैश और वाटर के बराबर है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, के इज़ आल्सो कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट मिलकर एक कांस्टेंट बना देंगे के। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन में। तो इसलिए हम मान रहे रिएक्शन ये सेकंड ऑर्डर की थी, बट एक्चुअल में आई क्या, फर्स्ट ऑर्डर की। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, सीरोकेमिकल रिएक्शन होगी। सच रिएक्शन जो है, जो अगर हम माने वो हायर रेट की होंगी, हायर ऑर्डर की होंगी, बट एक्चुअली वो लोअर ऑर्डर की होती हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे जब कैन शुगर की, कैन शुगर जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये क्या बनाएगी, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देती है। ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 होता है, और फ्रुक्टोज का भी C6H12O6 होता है। तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना देंगे। अब अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन हम मानेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है, तो लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन भी हम मानेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम मान सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, शुगर की कंसंट्रेशन पे, और वाटर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो एक्सेस में होती है, तो जब हम रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो स्मॉल आएगा, निग्लिजिबल आएगा, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ शुगर की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। तो इसलिए ऑर्डर हम क्या मानते हैं, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। एक्चुअल में रिएक्शन जो है वो होना कितना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, बट वाटर की एक्सेस कंसंट्रेशन की वजह से जो ऑर्डर है वो 1 आया है, तो इसलिए ये रिएक्शन भी क्या है, एक सीरोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो सीरोकेमिकल रिएक्शन क्या होगी कि हम मानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा, बट एक्चुअल में वो एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से उसका ऑर्डर जो है वो 1 आ जाता है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सीरोकेमिकल रिएक्शंस।